नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। साल 2024 पूरे मिडिल ईस्ट में काफी उथल पुथल भरा रहा। गाजा में हमास के साथ तो इजराइल की जंग चली ही, लेकिन लेबनान में हिजबुल्ला को कमजोर करके इजराइल ने सबको चौंका दिया। लेकिन साल के आखिरी महीने में सबसे बड़ा बदलाव तब हुआ जब एक दशक से भी ज्यादा वक्त से सिविल वॉर झेलने के बावजूद देश में 70% हिस्से पर कब्जा बरकरार रखने वाले सीरिया के तानाशाह प्रेसिडेंट बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हो गया। ये वो सरकार थी जिसे ईरान और रूस दोनों ने मिलकर अमेरिका जैसी महाशक्ति से भी बचा कर रखा था। लेकिन अचानक असद सरकार कैसे गिर गई, इसे लेकर कई थ्योरीज हैं। लेकिन जो सबसे सनसनीखेज बात सामने आई है वो ये है कि सीरिया के मसले पर रूस ने ईरान को धोखा दे दिया। इस बात का इशारा किसी आम आदमी ने नहीं, किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने नहीं, बल्कि ईरान की फौज के एक ऐसे टॉप जनरल ने किया है जो सीरिया में तख्ता पलट के आखिरी दिनों में वहां मौजूद थे। ईरान के टॉप जनरल ने पहली बार स्वीकार किया है कि ईरानी शासन को सीरिया में बुरी तरह से हराया गया है। इसके साथ ही विद्रोहियों के हाथ में हटाए गए पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस की नाकामियों को भी उन्होंने इसकी वजह बताया है। तेहरान में एक मस्जिद में दिए गए भाषण में ब्रिगेडियर जनरल बहरौल एस्बाती ने यह माना कि ईरान इस समय इजरायल के साथ नए टकराव को झेलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उन्होंने लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की कि सीरिया में सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, यानी ईरान की उम्मीद अब भी बाकी है। जनरल एस्बाती ईरानी फौज के साइबर स्पेस ऑपरेशन वाली यूनिट के हेड हैं और ईरानी फौज के कमांडर्स में से एक रहे हैं। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एस्बाती सीरिया में टॉप ईरानी कमांडर थे और वहां सभी ईरानी मिलिट्री एक्टिविटीज की निगरानी करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक एस्बाती ने सीरिया के मंत्रियों और रक्षा अधिकारियों के अलावा रशियन जनरल्स के साथ भी काम किया था। एस्बाती ने 31 दिसंबर 2024 को तेहरान की वलिसियार मस्जिद में भाषण दिया था। इसमें उन्होंने कहा कि सीरिया को खोने का गर्व की बात नहीं मैं मानता, हम हार गए और बुरी तरह से हारे। हमें बहुत बड़ा झटका लगा है और ये बहुत मुश्किल भरा रहा है। अपने भाषण में बाद में उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब भी एस्बाती ने दिए। उन्होंने कहा कि ईरान ने लेबनान और बाकी इलाकों में इजराइल की कार्रवाई का 2 बार जवाब दिया था, लेकिन तीसरे दौर के हमले को संभाला नहीं जा सका। ईरानी जनरल ने सीरिया में तख्ता पलट के लिए असद सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। एस्बाती ने कहा है कि असद शासन के पतन को रोका नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा कि असद के शासन में सीरिया में भ्रष्टाचार फैल गया था। ईरान ने असद को राजनीतिक सुधार करने के लिए कहा था, लेकिन चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। जाहिर है ईरान को अंदाजा हो रहा था कि सीरिया में असद की सरकार कमजोर हो रही है, लेकिन असद ने ईरान की बात नहीं सुनी। जनरल एस्बाती ने अपने भाषण में सबसे बड़ा खुलासा तो सीरिया में रूस की भूमिका को लेकर किया है। रूसी फौज सीरिया में असद सरकार की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, लेकिन जब बागियों ने अलेप्पो शहर पर कब्जा करके आगे बढ़ना शुरू किया तो रूस उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सका। जनरल एस्बाती ने कहा है कि रूस ने ईरान को गुमराह किया और बताया कि रूसी फाइटर जेट्स विद्रोहियों पर बमबारी कर रहे थे, जबकि वो असलियत में खुले मैदानों में बम गिरा रहे थे, ना कि विद्रोहियों पर। उन्होंने रूस पर इनडायरेक्टली सीरिया के अंदर इजराइल की मदद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रूस ने रडार बंद कर दिए थे। याद कीजिए, जब सीरिया में एसटीएस की सत्ता कायम हुई या दमिश्क पर एसटीएस का कब्जा हुआ, उसके बाद इजराइल की ओर से लगातार बमबारी की गई। कई दिनों तक बमबारी की गई। सीरिया की फौज के तमाम जो जखीरे थे हथियारों के, उनको नष्ट किया गया और उनको रोकने वाला कोई नहीं था इजराइल के फाइटर जेट्स को। अब ये आरोप लगाया है जनरल एस्बाती की ओर से कि रशिया ने जो रडार्स थे जो कि उनकी एक्टिविटीज को पकड़ सकते थे, उनको बंद कर दिया था। यानी एक इशारा है कि रशिया ने इजराइल के साथ मिलकर एक भितरघात किया। सीरिया में असद की सरकार को खत्म किया गया और ईरान को बाहर किया गया। इस तरह का इशारा या अनुमान उनके इस बयान से लगाया जा सकता है। जनरल एस्बाती के बयान में काफी दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि जब बागी गुट एसटीएस ने दमिश्क पर कब्जा किया तो उन्हें रूस ने आगे बढ़ने से रोका नहीं था। साथ ही इस बागी गुट के लड़ाकों ने सीरिया में मौजूद रूसी एयरबेस और नेवल बेस पर कोई हमला नहीं किया। इससे संकेत मिले हैं कि रूस और बागियों के बीच कोई न कोई डील तो हुई थी और इसी डील के तहत ही असद को सुरक्षित मॉस्को ले जाया गया, ताकि रूस या पुतिन पूरी दुनिया को यह मैसेज दे सके कि अपने दोस्त को मुसीबत में रूस अकेला नहीं छोड़ता। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सीरिया के मसले पर रूस और ईरान की दोस्ती में दरार आ जाएगी या आ चुकी है? लेकिन इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, राजनीति में दोस्ती आपसी फायदों के मद्देनजर की जाती है। फिलहाल
रूस यूक्रेन के साथ एक लंबी जंग में फंसा हुआ है और उसे न सिर्फ गोला बारूद बल्कि ड्रोन्स और मिसाइल्स की सख्त दरकार है। ईरान ड्रोन्स बनाने का महारथी है और रूस को लगातार शायद ड्रोन सप्लाई भी कर रहा है। रूस में ड्रोन्स बनाने की एक फैक्ट्री भी ईरान लगा चुका है। यही नहीं, ईरान की जो छोटी दूरी की मिसाइलें हैं वो मिसाइल भी रूस पहुंचने की खबर आई थी। दूसरी ओर अब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी प्रेसिडेंट बनने के बाद ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ईरानी प्रेसिडेंट पेजेश्कियान रूस भी पहुंच गए हैं। मॉस्को में उनकी मुलाकात पुतिन के साथ होगी और दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक समझौता भी होगा, इस तरह की खबर है। और यह समझौता मिडिल ईस्ट का पूरा सीन बदल सकता है। इजरायल और अमेरिका दोनों को ये बात की टेंशन है कि क्या ईरान को परमाणु हथियार बनाने में रशिया मदद करने के लिए राजी हो जाएगा इस समझौते के तहत। पेजेश्कियान और व्लादिमीर पुतिन के बीच जिस अहम समझौते पर दस्तखत होंगे वो रूस और ईरान के बीच बेहतर होते नए संबंधों की एक नई मिसाल होगी। इजरायली वेबसाइट वायनेट ने अब जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक रूस में जो ईरान का दूतावास है उसने इस बात को कंफर्म किया है कि दोनों देशों के बीच में मिलिट्री सहयोग का कोई समझौता होगा या राष्ट्रपति आएंगे। और ये समझौता परमाणु हथियारों के मद्देनजर बेहद अहम भी हो सकता है। इस समझौते को लेकर इजरायल की सबसे बड़ी टेंशन ये है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाहता है और इजरायल को डर है कि समझौते में ईरान रूस से परमाणु कार्यक्रम में मदद मांग सकता है और रूस उसे दे भी सकता है। इजरायल को लगता है कि पर्दे के पीछे ये समझौता होगा जिसका ऐलान भी नहीं किया जाएगा और गुप्त रूप से रूस ईरान को परमाणु टेक्नोलॉजी सौंपने या उसकी परमाणु बम को डेवलप करने में मदद करने के लिए राजी भी हो सकता है। ऐसा डर इजरायल को है, अमेरिका को भी है। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर इजरायल की टेंशन बढ़ जाएगी। यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही सीरिया में रूस ने सिचुएशन के हिसाब से ईरान के मुताबिक रणनीति नहीं बनाई हो, लेकिन अब भी दोनों देशों के बीच की दोस्ती बरकरार है। और इसकी बरकरार रहने की एक बड़ी वजह है अमेरिका, जो कि रूस और ईरान दोनों का ही दुश्मन है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।